नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? बहुत दिन से मैं हिम्मत बना रही थी कि मैं आऊँ बट कभी-कभी डर भी लग रहा था। पर फिर मैंने कुछ लोगों से पूछा और कुछ लोगों से मैंने कॉन्टैक्ट किया तो उन लोगों ने बताया कि मैं बिना अपने फ़ेस के और आवाज़ के भी आ सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि ये ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए क्योंकि मेरी कहानी ऐसी है कि अगर मैं खुल के सामने आके ये कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बदनामी होगी मेरी और मेरा जीना दूभर हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने मैं अपनी शक्ल को अभी नहीं दिखा रही हूँ और ये वॉइस को बदलने का जो ये सॉफ्टवेयर है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। बट मेरा गोल यही है कि मैं जो मेरे साथ जो बीती मैं उस सारी चीज़ों को आप लोगों तक पहुँचाऊँ कि एक मुस्लिम फैमिली में क्या-क्या होती है चीज़ें और किस हद तक लोग उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं या पोशीदगी से रखते हैं ताकि नाम और इज़्ज़त बदनाम ना हो। तो आज मैं वही बताने वाली हूँ कि किस-किस वजह से मैं इस्लाम से दूर हटी। तो हम लोग रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के और मैं छोटी बहन हूँ, मेरे एक बड़े भाई हैं और मेरे वालिद साहब जो हैं वो एक टीचर हैं और मम्मी मेरी हाउसवाइफ़ हैं। तो ये बात है आज से करीबन 10 साल पहले की। ये 10 साल पहले की बात है जब मैं करीबन 15 साल की थी। तो उस वक़्त की बात है और अक्सर हमारे घर में माहौल अच्छा नहीं रहता था। मम्मी-पापा की बहुत ज़्यादा बहस होती थी पैसे को लेके, हम लोगों को लेके और उनके आपसी ताल्लुकात को लेके। तो ख़ैर बहरहाल अ, ये बात है कि मैं जब बड़ी होने लगी 13 साल के बाद से मेरे अब्बा का रवैया मेरे तरफ बहुत ही अलग होने लगा। पहले तो वो बहुत ही डाँटते थे और पहले बहुत ही फटकारते थे, बट 13 साल से जहाँ मैं बढ़ने लगी मेरी उम्र वो उनके दिल में बहुत ही मोहब्बत आने लगा मेरे लिए और धीरे-धीरे वो बहुत ही आप कहें तो दोस्ताना मतलब दोस्तों की तरह वो होने लगे और बहुत ही मानते थे, ऐसा मुझे लगता था उस वक़्त कि वो मुझसे प्यार करने लगे जिस तरीके से वो मेरे भाई से प्यार करते थे। ख़ैर, तो मेरे बड़े भाई को तो सबसे ज़्यादा प्यार किया जाता था, मुझे अक्सर डाँटा जाता था बट जब वक़्त गुज़रने लगा तो वो उनका मोहब्बत या प्यार मेरे तरफ भी बढ़ने लगा। और मेरे जो फ़ादर हैं वो स्कूल में टीचर हैं। तो चीज़ें चल रही थी, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देख के बड़े हो रहे थे। बहुत सारे मतलब बहस-मुबाहसा घर में होता था। तो ये वाक़या है एक वक़्त का कि मेरी उम्र उस वक़्त 15 साल थी और मेरे नाना का इंतकाल हो चुका था कुछ सालों पहले तो शायद कुछ कुल था या कुरान-खानी थी मामा करवा रहे थे नाना की बरसी पे या शायद 5 साल होने पे कुछ ऐसा हो रहा था। नाना से ही रिलेटेड था कुछ तो मम्मी हमारी चली गई नाना के यहाँ मतलब हमारे मामा के यहाँ। और मम्मी अकेले नहीं गईं, मेरे बड़े भैया को लेके गईं और मुझे छोड़ दिया गया, हालाँकि मैं भी जाने के लिए बहुत ही राज़ी थी। मैंने कहा कि मैं भी चलूँगी बट उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारे अब्बू को खाने वग़ैरह में तकलीफ़ हो जाएगी और तुम अब खाना वग़ैरह बना लेती हो तो तुम रहो और खाना देख लेना और अब्बू की खिदमत कर देना। उस वक़्त तक सब कुछ ठीक था, मम्मी चली गईं तो 2 दिन तक तो सब कुछ सही रहा। मैं
स्कूल जाने के पहले उठती थी सवेरे 5 ही बजे और 6-7 बजे तक सब नाश्ता, खाना सब मैं बना के रख देती थी, कि अगर फादर आएँगे तो ऑफ़िस से भी अगर वो कभी जल्दी आ गए स्कूल से तो वो खाना खा सकते थे, क्योंकि स्कूल के बाद मेरी एक जगह ट्यूशन भी थी, तो मैं वहाँ चली जाती थी और फिर मैं अपने टिफ़िन भी पैक कर लेती थी, नाश्ता मैं खुद कर लेती थी, टिफ़िन ले लेती थी और उनके लिए भी नाश्ता निकाल देती थी और खाना मैं फ्रिज में रख के चली जाती थी। तो 2 दिन सही गुज़रा। तीसरे दिन की बात ये है कि मैं सब कुछ खाना वगैरह बना के अपना टिफ़िन पैक करके मैं स्कूल चली गई। स्कूल से वापस आने के वक़्त बड़ी बारिश होने लगी। तो मैं तो आ गई, हम सभी के पास वो हमारा घर थोड़ा पुराने स्टाइल का है, तो आगे वो स्टील का वो लोहे का गेट है हमारे घर के आगे और उसके बाद एक लकड़ी का दरवाज़ा है जो मेन डोर है। तो लकड़ी के गेट में वो एक बड़ा-सा ताला हम लोग लगा देते थे और जो दरवाज़ा था उसमें भी ताला था और सबके पास चाबी का एक-एक जोड़ा था। अ, अब्बू के पास भी था, अम्मी के पास भी था और भाईजान के पास भी था। तो अब्बू उस वक़्त लौटे नहीं थे, मैं ही आ गई स्कूल से। ट्यूशन वग़ैरह करके मैं आने लगी और उस वक़्त फिर बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी। तो बारिश होने लगी तो फिर मैं भीग गई, तो मैं घर के अंदर गई और मुझे बहुत ठंड लग रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी-सी कॉफ़ी बची थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब ये ख़त्म कर देते हैं, फिर राशन में आएगा, कॉफ़ी फिर मँगा लेंगे। ज़रा था तो वो कॉफ़ी का जो बोतल है, तो उसी में गरम करके दूध में डाल के मिक्स करके, ज़रा चीनी डाल के मैं पीने लगी। अब उसी वक़्त कुछ आवाज़ हुआ दरवाज़ा खुलने का, क्योंकि मैं जब अंदर आ गई थी घर के तो फिर मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया था। इस वक़्त तक मैं बिल्कुल भीगी हुई थी। मैं कॉफ़ी बना के बस पी ही रही थी। तो फिर मैं टेबल पे के पास ही बैठी थी और कॉफ़ी बना के पी रही थी। तो फिर दरवाज़ा खुला और फिर मैं समझ गई कि शायद अब्बू आए होंगे। तो अब्बू आए और मतलब भीगा कपड़ा था तो उन्होंने कंधे पे हाथ रखा। तो फिर मैं थोड़ा घबरा गई कि कहीं आज डाँट पड़ने वाली है, मैं भीगे कपड़े में बैठ के कॉफ़ी पी रही हूँ तो हो सकता है कि आज डाँट पड़ेगी मुझे। तो फिर मैंने उनको कहा कि अब्बू मैं कपड़ा बदल लूँगी, आप चिंता ना करें, क्योंकि अक्सर जब हम लोग बीमार वग़ैरह पड़ जाते थे, मैं और मेरी मम्मी, तो बहुत वो डाँटते थे कि तुम लोगों में बड़ा खर्च तुम लोग कराती हो, तुम लोगों का इलाज और ये वो। तो इस वज़ह से मैं डर से ही पहले उनको मैंने कहा कि सॉरी अब्बू आप प्लीज़ माफ़ करें, मैं तुरंत कपड़े बदल ले रही हूँ, मैं बीमार नहीं पड़ूँगी, आप टेंशन ना लें। मगर वो छूते ही रहे मेरे कंधे को, सहलाने लगे, गले को छूने लगे और फिर धीरे-धीरे वो मेरी छाती तक भी आने लगे। मुझे उस वक़्त तक समझ नहीं आ रहा था, बहुत ही मुझे। तो फिर मैं झटके से उठ के मैं किचन में चली गई और फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा वक़्त गुज़ारा, तब तक ये अपने कमरे में जा चुके थे और फिर मुझे समझ में नहीं आया, मतलब एक पल के लिए थोड़ा खराब लगा मगर फिर मुझे समझ में नहीं आया। फिर मुझे ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं क्योंकि भैया को भी पापा छूते हैं, भैया के भी कंधे पे हाथ फेरते हैं, भैया के भी पीठ पे वो थपथपाते हैं, उनको भी गले लगाते हैं, तो शायद वो उनसे प्यार करते थे। मैं देखती थी मुझको डाँटते थे, तो शायद हो सकता है कि अब ये भी मुझे प्यार कर रहे हैं जैसे भैया को प्यार करते थे। तो उस वक़्त तक मैं बिल्कुल मुझे इस चीज़ की इल्म नहीं था कि क्या आगे मेरे साथ होने वाला है। और फिर रात को खाना वग़ैरह मैंने उन्हें दे दिया और फिर मैं सो गई। मम्मी का कमरा अलग था, मम्मी के साथ मैं सोती थी। भैया का कमरा अलग था और मेरे अब्बू का कमरा अलग था। तो मैं कमरे में सो गई और वो सो गए। फिर दूसरा दिन हुआ, फिर मैं सब कुछ करके वापस स्कूल चली गई, फिर ट्यूशन से मैं वापस आई, तो मेरे आने के पहले ही मेरे वालिद साहब थे घर में, वो स्कूल से पहले ही आ गए थे। तो फिर मैं हँसते हुए उनसे पूछी कि आपको कुछ चाहिए चाय-कॉफ़ी?
तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे चाय बना दो। तो मैंने चाय और बिस्किट मैंने बना के उनको मैं रखने गई। अब मैं रखने गई तो उन्होंने हाथ पकड़ के मुझे अपने पास बिठा लिया। अब फिर कंधे पे हाथ रख के वो मुझे कह रहे हैं कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, तुम बहुत तेज़ी से तुम जवां हो रही हो। तो उम, मुझे अच्छा लगा एक तरीके से। उस वक़्त तक मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। मुझे अच्छा लगा कि चलो, भैया को प्यार करते थे और मुझे बड़ा अंदर से ये जेलसी होती थी कि भैया को ही प्यार करते हैं और मुझे नहीं करते, तो अब मेरी बारी आई है। भैया गए हैं मम्मी के साथ, तो अब मेरी बारी है। अब तो मतलब मेरे पापा मुझे भी प्यार करते हैं। बट उसके बाद फिर हमारे यूपी में पावर कट बहुत होता है। तो फिर जो पावर कट हो गई और मतलब लाइन चले जाने के कारण पूरा अंधेरा हो गया। तो फिर मैंने कहा कि अ, अब्बू मैं आती हूँ, मैं थोड़ा ये ऑन कर दूँ। वो बैटरी रहती थी उस वक़्त घर में, हमारे बैटरी एक वो चार्ज होती रहती थी और उसके बाद फिर जब ये बत्ती चली जाती थी तो फिर वो बैटरी से बल्ब और एक फ़ैन चल जाता। तो मैंने कहा कि मैं वो उसका स्विच ऑन करके आती हूँ। तो इन्होंने मुझे जाने नहीं दिया और मतलब वो मुझे लेके अपने पलंग पे वो मुझे लिटा दिए और उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं तुम लेटो, अ, आ जाएगा, तुम मेरे पास लेटो। तो फिर मैं लेट गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया और फिर अंधेरा भी था। तो वो मुझे पीछे से पकड़ के मतलब वो मतलब आज मुझे एहसास होता है कि वो जो कर रहे थे वो सही नहीं था। बट उस वक़्त मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे पीछे से हग कर रहे थे। तो मैं मेरी कब आँख लग गई और अचानक फिर मेरी आँख खुली। मतलब कुछ ऐसा मुझे लगा कि कोई एक भारीपन मुझे महसूस हुआ और एक अलग ही तरीके की मतलब मुझे कैफ़ियत महसूस हुई कि कुछ अलग हो रहा है। और जब मेरी आँख खुलती है तो मतलब मैं मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरी आँख खुलती है तो मेरे फ़ादर मुझे अ, मेरे साथ सेक्स करने की कोशिश कर रहे थे और वो मेरे अंदर थे। मुझे इतनी ज़्यादा अंदर से मतलब तकलीफ़ हो रही थी और मैं चीख रही थी, बट वो बार-बार मेरे मुँह पे हाथ रख दे रहे थे। और फिर ये सब कुछ के बाद मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं उठी, मैं फिर भाग के फिर मैं आई मीन बाथरूम में गई, मैं खुद को देख रही हूँ तो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे ब्लीडिंग हो रही थी। और फिर मैंने मतलब मैं बहुत ज़्यादा ही घबरा गई। मैंने फिर अपने कपड़े बदल के मैं फिर जाके मम्मी के कमरे में अंदर से दरवाज़ा बंद करके मैं लेट गई। फिर दूसरे दिन स्कूल जब मैं जाने वाली थी, तकलीफ़ तो बहुत हो रही थी, पर फिर भी मैंने हम लोगों के घर में एक जगह वो पैसा रखा रहता है कि कोई इमरजेंसी वगैरह के लिए 100-200 रुपए, 300 रुपए रखा रहता था। मैं वहाँ से 100 रुपए लेके मैं वहाँ से निकली कि मैं फ़ोन करूँ मामू जान के यहाँ और अम्मी को बताऊँ। तो मैं स्कूल के लिए कई स्कूल ख़त्म होने के बाद मैं ट्यूशन नहीं गई, मैं पीसीओ चली गई कि ताकि मैं पीसीओ से फ़ोन करके बताऊँ। तो फिर मैंने मम्मी को किसी सूरत से मतलब मम्मी से बात हुई, भाई से पहले बात हुई, मैंने मम्मी को कहा कि फ़ोन दो। और फिर जब मम्मी से बात हुई, तो मैंने उनको बताया कि मेरी अब तबीयत भी ठीक नहीं है, कुछ हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ है। तो फिर अम्मी ने कहा कि ठीक है, मुझे पता है वो बदतमीज़ इंसान है, मैं आ रही हूँ कल ट्रेन पकड़ के। तो फिर मम्मी नेक्स्ट डे पहुँच गई, तो इस रात को फिर तो मैं जब वापस आई, तो मैं कुछ भी नहीं मैंने बनाया, नहीं कुछ किया, तो मैं आने के बाद
अ, अपने वापस कमरे में जाने लगी, बट मेरे आने से पहले ही वो पहुँच चुके थे घर, मेरे अब्बू। तो मैं अपने कमरे में जब गई तो फिर वो दरवाज़ा धक-धका के कहते हैं कि क्या कुछ खाओगी तुम? तुम्हारे लिए कुछ मँगा दें? तो मैंने मतलब मेरे आँख से आँसू गिरा था, मैं बिल्कुल मतलब रो ही रही थी एक तरीके से, तकलीफ़ से। मैंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या तुम नाराज़ हो कल जो हुआ उसके वजह से? तो मैंने कहा कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ और मुझे तकलीफ़ हो रही है। मैं मेरा मतलब आपको मैं क्या कहूँ, ज़हनी तौर पर मैं बिल्कुल अ, टूट गई थी। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ख़ैर बहरहाल मम्मी फिर नेक्स्ट दिन पहुँची। उस दिन तो मैंने कुछ खाया नहीं, मम्मी नेक्स्ट डे पहुँच गई थी। मैं स्कूल भी नहीं गई, तो फिर मम्मी आ गई, उन्होंने फिर मेरे साथ अकेले में बात की, तो फिर मैंने बताया कि मतलब अ, अब्बू मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मुझे छू रहे थे, और फिर रात को जब मतलब ब बत्ती चली गई थी तो फिर मैं उनके बगल में ही लेट गई थी। मेरी थोड़ी आँख लग गई, अब आँख खुलने के बाद फिर मैंने ये देखा कि वो मतलब कुछ कर रहे हैं मेरे साथ और मुझे तकलीफ़ भी हो रही थी, मैंने बताया। और उस वक़्त तक मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही थी। मैंने कहा कि क्या ये किसी तरीके का प्यार है जो वो कर रहे थे? क्या भैया को भी ऐसे ही प्यार किया जाता है? मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि वो मतलब मेरे साथ सेक्स कर रहे हैं या वो मेरे साथ मुझे रेप कर रहे हैं। तो मम्मी भी बहुत ज़्यादा रोने लगी, मम्मी भी उठी, गुस्से में जाके उनके साथ उनकी भी लड़ाई हो गई। उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों किए? आपको शर्म नहीं आती है? तो फिर मेरे जो वालिद हैं वो कहते हैं कि हाँ, हम हमारा ये नुत्फ़ा है, हमारा ये बागीचा है, अगर हम फल लगाते हैं तो क्या हमें खाने का हक नहीं है? ये सारी बेहूदी बातें उन्होंने की, और उसके बाद फिर अम्मी भी बहुत ज़्यादा लड़ी, बहुत लड़ाई हुआ, और ये सारी बातों को मेरा भाई भी सुन रहा था। और अ, पता नहीं मेरे भाई का भी रवैया मेरे तरफ थोड़ा बदलने लगा, वो भी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगे, और मतलब आपको क्या कहूँ मैं, मतलब गलत तरीके से छूना, और मतलब मुग़ल्लिज़ात बातें करना, बेहूदगी हरकत करना, तो उनका भी वो बढ़ने लगा। शायद कहीं न कहीं ये सारी बातें सुन के उनको भी ऐसा लगा होगा कि शायद वो भी कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ। तो ख़ैर मैंने ये सारी चीज़ें तो हुई, उसके बाद फिर करीबन 5 महीने के बाद मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हुई। तो तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के बाद फिर मैंने मम्मी को कहा कि मेरे कमर में और मेरे बहुत ज़्यादा पीठ के नीचे दर्द रहता है। तो हम लोग के यहाँ जो जिस दवा की दुकान से जो दवाइयाँ आती थी, वहाँ से गोलियाँ मँगा देती थी अम्मी, और या तो खुद ही ले आती थी गोलियाँ कि ये दर्द की दवा है, खा लो ठीक हो जाएगा, मगर ठीक हो नहीं रहा था। तो 4-5 महीना गुज़र गया था, 5 महीना गुज़र गया था। तो फिर मम्मी को मैंने कहा कि मम्मी डॉक्टर के पास चलते हैं, मुझे सही नहीं लग रहा है, और मतलब मुझे सूजन की तरह लग रहा है कि जैसे मेरे पेट में कुछ सूजन है या भारीपन है। तो फिर मम्मी की एक लेडी डॉक्टर थी, हम लोग वहाँ गए, और फिर वहाँ जाने के बाद उन्होंने कुछ टेस्ट वग़ैरह किया, और दूसरे दिन फिर अम्मी गई उनके पास, वो उनके लेबोरेटरी में टेस्ट का वो रिपोर्ट लेने के लिए। वहाँ से आके मम्मी रोने लगी मुझे पकड़ के। मैंने कहा कि अम्मी हुआ क्या है? आप रो क्यों रही हैं? तो फिर अम्मी ने बताया कि तुम्हारे साथ जो उस दिन तुम्हारे फादर ने किया था उसके वज़ह से तुम प्रेग्नेंट हो। अब मैं तो मतलब ऐसी शॉक में चली गई कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ? एक पल के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी जान दे दूँ, दूसरे पल के लिए मुझे लग रहा था कि मैं भाग जाऊँ।
तीसरे पल के लिए लग रहा था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मतलब माँ बाप तो रखवाली के लिए रहते हैं बच्चों के, बट यहाँ पे तो कुछ और ही मतलब मेरे अब्बू अलग ही तरीके से वो चीज़ों को देख रहे हैं और हरकत कर रहे हैं। तो फिर उनके डॉक्टर के पास फिर गए हम लोग, उन लोगों ने कुछ दवाइयाँ दी और फिर मुझे बुलाया कि अब आपका क्लीनिंग करने की ज़रूरत है। और फिर ये सारी चीज़ें हुई। तो इन सब के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद मैं कहीं न कहीं थोड़ी-सी अ, गमज़दा रहती थी और एक तरीके से टेंशन और डिप्रेशन में मैं रहती थी। पढ़ाई में मेरा मन भी नहीं लगता था। जैसे-तैसे करके मैंने अपना अ, 10वीं की एग्ज़ाम को ख़त्म किया। फिर 12वीं में मैंने एडमिशन लिया। तो मैं कभी-कभी, हमारे यहाँ एक मौलाना साहब आते थे, तो अम्मी उनसे भी एक बार उनसे पूछी इनडायरेक्टली कि अगर किसी के मतलब माँ-बाप कुछ ऐसे बदकलामी या बदसलूकी बच्चे के साथ करते हैं, कोई गलत अमल करते हैं, तो इसकी क्या सज़ा है? तो वो मौलाना साहब ने भी जो कहा, बड़ी ही मतलब बेहूदी बात कही। मौलाना साहब ने भी कहा कि मतलब अ, ऐसे में कोई पाबंदी नहीं है, बाप का पूरा हक होता है, वो जो चाहे मतलब जैसे सलूक करना चाहे वो कर सकते हैं। तो ये सारी बातें सुन के अम्मी भी बहुत मतलब टेंशन में थी और हालात ऐसे थे कि हम अ, किसको बोलें? वो पूरा मोहल्ला जो है वो सब मतलब बहुत इज़्ज़त करते हैं हमारे अब्बा का, और मोहल्ले में सब कोई हम लोगों को जानता है। तो हम बोले तो क्या बोले, फिर जाएँ कहाँ? हमारी अम्मी की ये मजबूरी थी कि अम्मी अ, अब्बू के ऊपर पूरी डिपेंडेंट थी और वो अम्मी कुछ करती नहीं थी और मैं भी पढ़ाई-लिखाई कर रही थी। तो करती क्या, तो बस ये एक ऐसा वक़्त गुज़रा कि कहीं न कहीं मुझे इन सारे रिश्तों को, जिनको पाक कहा जाता है, उससे नफ़रत होने लगी। और फिर मैं जैसे और ज़्यादा लोगों से मैं मिली, पूछी और मैंने पढ़ा इस्लाम के बारे में, चाहे वो हदीसें हों या कुरान पाक हो, ऐसी-ऐसी बातें मैंने देखी। तो फिर कहीं न कहीं मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि अ, हम औरतों की इज़्ज़त नहीं है। हम औरतों को सिर्फ़ जिस्मानी हुकूक मिटाने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए और गुलामी करने के लिए ही हमें इजाज़त है, हमें और किसी चीज़ की इजाज़त नहीं। तो ये एक ऐसा चैप्टर था जिससे कि मैं अंदर ही अंदर बहुत दूर हो गई अपनों से, अंदर ही अंदर मैं बहुत दूर हो गई इस सोसाइटी से, उस मुस्लिम सोसाइटी से, जिसमें कि उनका एक, हमारे वालिद का एक अलग ही रुतबा था, पर जो उन्होंने मेरे साथ किया और मुझे फिर मार-पीट के चुप कराया गया, डराया गया। अम्मी ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया कि मैं आगे जाके किसी को बोलूँ। तो ये एक ऐसा चैप्टर रहा है मेरी ज़िंदगी में, जो कि मैं भूल तो नहीं सकती हूँ, पर हाँ, मैं आज मज़बूत हूँ, मैं आज थोड़ी हिम्मत जुटा पाई हूँ, ऐसे बहुत सारे लोगों को देख के यूट्यूब पे, जैसे कि सचवाला साहब हैं, हैरिस सुल्तान हैं, परवीन जी हैं, महेंद्र पाल आर्य जी हैं, कालिदासी जी हैं। इन सब को देख के मैं बहुत हिम्मत जुटा के आज मैं ये काम कर रही हूँ। फिलहाल
मेरी अभी भी पढ़ाई चल रही है और मैं चाहती हूँ कि मैं जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट बनूँ और मैं इस परिवार से दूर जाऊँ, ताकि मैं अपनी बची-खुची ज़िंदगी खुशी, चैन और अमन से गुज़ार सकूँ। और अब मुझे किसी से भी कोई तवक्को नहीं है और ना ही मुझे किसी चीज़ की चाह है। कहीं न कहीं मेरे अंदर सलमा का एक हिस्सा मर चुका है। तो ये थी एक पार्ट मेरी लाइफ़ का जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। एंड मैं और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। आप लोग प्लीज़ हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और